हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 21 जनवरी 2022 का ईबीएस पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में, हमारे देश के किस भाग के अधिकांशतः व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपी कुआ और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। ये देखिए आपके एनसीईआरटी का कटिंग भी मैं इसमें डाला हूँ। ये कोई टॉमस है जो बोल रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है जो मेरे घर के आंगन में उगती है, एक ऊपर ऊंचे डाल पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपी कुआ मिल जाए तो मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, यह केरल में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पक्षियों की उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें नर पक्षी अनेकों सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसले चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। कलचिड़ी, शक्करखोड़ा, दर्जनी चिड़िया, बाया या बीवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाया या बीवर हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का भी कटिंग लगाया हुआ है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, बीवर पक्षी बोलते हैं। ठीक है, मादा पक्षी क्या करता है, जो सबसे सुंदर घोंसला होता है उसी में अंडा देने का काम करता है। ठीक है, और नर पक्षी क्या करता है, बहुत सारे घोंसला बनाते रहता है और मादा पक्षी आकर उसमें से सिलेक्शन करता है, जो सबसे उसको अच्छा लगता है उसी में अपना अंडा क्या करता है, देता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बाया या बीवर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी का दुकान वाई पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे उसका घर स्थित है, एक्स पर स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कीजिए तो पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप लोग जब भी आए तो एक डायरेक्शन बना लीजिए। डायरेक्शन बना लीजिए, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर। नीचे होता है दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण। और इधर क्या होता है, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि आपके पिताजी का दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दक्षिण में। तो दक्षिण देखिए सेंटर से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। दक्षिण कहाँ है, नीचे है। तो 200 मीटर कहाँ पे स्थित है, वो एक्स पर स्थित है। तो एक एक्स बनाया और वहां से 200 मीटर मैं नीचे गया। कहाँ गया, 200 मीटर नीचे गया। ठीक है, और फिर आप ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। कहाँ पार करते हैं, पूर्व में। तो पूर्व कहाँ पे है, तो देखिए पूर्व इधर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो पूर्व हमको इधर चलना होगा, कितना, 150 मीटर। कितना चलना होगा, 150 मीटर। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी पर चलकर अपने पिताजी के दुकान पर पहुंच जाते हैं। कहाँ, उत्तर में। तो देखिए उत्तर कहाँ पे है, तो उत्तर देखिए उत्तर यहाँ पे है, ऊपर में। तो आप यहाँ से कहाँ जाइएगा, ऊपर जाइएगा। ऊपर कितना दूरी पर जाइएगा, ऊपर आप 200 मीटर दूरी पर जाइएगा अपने पिताजी के दुकान पे। तो 200 मीटर बना दिया। ठीक है, कितना बना दिया, 200 मीटर। इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, यह दुकान है, ये वाई है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। ठीक है, तो y यहाँ पे है, तो y से आप इस डायरेक्शन से देखिए तो आपका घर कहाँ है, इस साइड में है। किधर है, इस साइड में है। यहाँ पे घर है। कितना मीटर दूरी पर होगा, जितना मीटर ये दूरी पर होगा उतना ही मीटर ये भी दूरी पर होगा। कितना हो जाएगा, 150 मीटर। अब इस पॉइंट से आप इधर देखिएगा तो यह क्या है, यह पश्चिम दिशा है। क्या है, पश्चिम दिशा है। तो 150 मीटर पश्चिम की तरफ। तो देखिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में देखिए 150 मीटर ठीक पश्चिम में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है,
डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जी, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? अनीमिया, बुखार, मलेरिया, मियादी बुखार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनीमिया हो जाएगा। जब भी डॉक्टर आपको हरे पत्तेदार, आंवला, गुड़ खाने को कहे तो क्या होता है? अनीमिया का लक्षण होता है। ठीक है, अनीमिया का लक्षण होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। जब भी आपको डॉक्टर क्या सलाह दे, हरे पत्तेदार सब्जी खाने को बोले, आंवला खाने को बोले और गुड़ खाने को बोले, तो आप अनीमिया से पीड़ित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? ब्रॉन्ज या कांसा एक मिश्र धातु है जिसका प्रमुख संघटक है सीसा और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर और टीन। क्या हो जाएगा? कॉपर और टीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंची पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाल का एक परत उग आती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीन द्वारा बुनाई की जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ए, बी और सी ये तीनों सही है, लेकिन डी सही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि पतले बालों को बकरियों के शरीरों से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई किया जाता है, पर इसको मशीनों द्वारा बुनाई नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको हाथ से बुना जाता है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो लगभग 5000 मीटर ऊंची पर रहती है, ये बात यहाँ पे दिया है। ठीक है, माना जाता है कि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर होता है, ये भी बात है, 6 स्वेटर का बराबर होता है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे दिया है। देखिए कहाँ पे दिया है? इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर आते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटा बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होता है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली पश्मीना शाल बुनना हो तो कितने दिन लगेंगे? एक पश्मीना शाल बुनने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर डिजाइन वाला पश्मीना शाल बुनना हो तो सोचो कितना दिन लगेंगे। ठीक है, तो डी नहीं होगा, बाकी सभी होंगे ए, बी, सी। और ए, बी, सी देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? 2000, 2001, 2002, 2004। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2001। देखिए अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 को भूकंप आया हुआ था। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का कटिंग है। आप लोग एनसीईआरटी, मैं आप लोगों को ऐसा तैयारी करवा दूंगा, एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। सारा एनसीईआरटी का कटिंग मैं इसमें डालते रहूंगा। जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है उसका मैं कटिंग इसमें लगा दूंगा, आप लोग वहीं पे पढ़ लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 को यहाँ पे क्या आया था? भूकंप में कम से कम हजारों लोग की मरने की आशंका थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, नीचे क्या लिखना है? नीचे आपको दक्षिण लिख लेना है, इधर पूर्व लिख लेना है और इधर पश्चिम लिख लेना है। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है? हमारे देश की राजधानी, हमारे देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है,
के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश कहाँ होगा? ऊपर होगा। ऊपर होगा इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश कहाँ होगा? उत्तर में होगा। उत्तर कहाँ है? ऊपर है, ठीक है। उसके पश्चात क्या बोल रहा है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ पे? यहाँ पे। तो दिल्ली के सापेक्ष कहाँ होगा? नीचे होगा। तो पहले उत्तर फिर क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो देखिए उत्तर और दक्षिण में कहाँ होगा? उत्तर और दक्षिण में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। अगर आप लोगों को मैप से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं एक मैप पर बहुत ही डीपली वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाकर दे सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी मैप पूरी अच्छी तरीका से समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होगी, ठीक है। कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। पहले वो कहाँ जाना चाहता है? तो भोपाल जाना चाहता है। तो भोपाल कहाँ है? यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो सबसे पहले वो नीचे आएगा। नीचे आएगा यानी नीचे क्या होता है? नीचे दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। तो पहले वो कहाँ आएगा? दक्षिण में आएगा, ठीक है। फिर उसके पश्चात वो कहाँ जाना चाहता है? गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। तो गुजरात कहाँ पे? यहाँ पे। तो उसके पश्चात वो जाना चाहता है गुजरात। तो पहले कहाँ आएगा? दक्षिण। फिर कहाँ जाना चाहता है? इस साइड में क्या होता है? इस साइड में पश्चिम होता है। तो उसके पश्चात वो पश्चिम जाना चाहता है। तो देखिए दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? हमारे देश की किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल। तो देखिए हमारे देश के कौन कौन सा राज्य अरब सागर से सटा हुआ? अरब सागर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। तो इसमें देखिए तो कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसमें दिखाई दे रहा है? तो देखिए हाँ, कर्नाटक दिया हुआ है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से कौन कौन राज्य सटा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, बे ऑफ बंगाल से कौन कौन सटा हुआ है? तो बे ऑफ बंगाल से पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं वह कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? आसाम, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। कहाँ पे होता है? तो मिजोरम में होता है। कहाँ पे होता है? मिजोरम में होता है। जब वहाँ का लोगों का फसल जो होता है पक जाता है, उसके बाद वो काटने के बाद उसको पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं चेराव नाच। क्या बोलते हैं? चेराव नाच बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी बिंदु ए, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गया। यहाँ पे कौन सा बिंदु बनाना है? तो यहाँ पे बनाना है बिंदु ए बना दिया, ठीक है, बिंदु ए। आगे बढ़ते हैं। जो पुदुचेरी जो बिंदु बी है, पुडुचेरी कहाँ पे है? यहाँ पे है,
यहाँ पे बिंदु बी बना दिया, तक खींचें। ठीक है, खींच भी लेते हैं इसको, खींच लिया। तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। बिंदु बी के सापेक्ष पूछ रहा है, बिंदु बी ये है, बिंदु ये है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष में तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, इधर पूर्व होता है और इधर क्या होता है, इधर पश्चिम होता है। तो देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में ये लाइन जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलो तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, वहीदा प्रिज्म, कॉर्नोमलेश्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कॉर्नोमलेश्री हो जाएगा। देखिए कॉर्नोमलेश्री यही है, कौन है, यही है कॉर्नोमलेश्री। ठीक है, देखिए क्या दिया है, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कॉर्नोमलेश्री एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये भी पूछ लेता है कि कॉर्नोमलेश्री कहाँ की रहने वाली है, तो कॉर्नोमलेश्री आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं, इनके पापा क्या हैं, पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलो तक वजन उठा लेती है। कॉर्नोमलेश्री ने भारत के लिए 29 मेडल जीते। कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते। इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 से चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बड़ोदरा पहुंची। इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 18 से 96 किलोमीटर है। तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी, ट्रेन की औसत चाल क्या थी, ठीक है, 1896 किलोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया हुआ है, 22:40, 22:40 कितना होता है, तो 12 8 20 होता है। ठीक है, 22 दिया है यानी 10:40 कितना हो गया, 10:40। इसमें कितना हम लोग जोड़ देंगे कि 12 बज जाएगा, तो 40 मिनट है, 20 मिनट और जोड़ देंगे तो 11 बज जाएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ना पड़ेगा 12 बजने के लिए। तो इधर कितना हमको टाइम मिल गया, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, किस दिन, 10 नवंबर के दिन। ठीक है, 12 बज गया, 12 बजे रात से 11 नवंबर के दिन 12 बजे रात को कितना समय हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये पहुंच कब रहा है, यह 12 नवंबर को 14:10 यानी 12 आदू 14, 2:10 पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो 11 नवंबर को 12 बजे रात तक कितना हुआ था, 24 घंटा, और 11 नवंबर की रात से लेकर 12 नवंबर के दिन तक 12 बजे कितना हो जाएगा, 12 घंटा। अब दिन ही तक देख रहे हैं क्योंकि 2 बजे तक तो पहुंच ही जा रहा है, रात में 2 बजे नहीं ना पहुंच रहा है, दिन में 2 बजे पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसलिए 12 घंटा हो गया, 12 घंटा और जोड़ देंगे और 12 घंटा के बाद कितना और चल रहा है, 14:10 यानी 2 घंटा 10 मिनट और चल रहा है। कितना, 2 घंटा 10 मिनट। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 30, और इधर कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 और 4 9, इधर हो जाएगा 3, 39.5 घंटा। और 1896 में आप जब 39.5 घंटा से भाग दीजिएगा तो आपको 48 किलोमीटर पर घंटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्यों को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची कहाँ उगाया जाता है? तो यह केरल में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? केरल में उगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? ईबीएस के संदर्भ में बच्चे अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखते हैं? उसके पृथक रूप से, समग्र रूप से, उसके साधारण रूप से, उसके थीम के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र रूप में। ठीक है, बच्चे किस संदर्भ में देखते हैं? समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, किस रूप में देखते हैं? समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? ईबीएस के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थीम पर। किस पे बनाया गया है ईबीएस? एक थीम पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईबीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखते हैं जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकत्रित करता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, भाषाएं एवं गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, इसको समग्र रूप से इसीलिए बनाया गया, एक ही में तीनों को तीनों है। क्या है? एक ही में, एक ही बुक में तीनों का तीनों है। आप जब क्लास 3 से 5 तक देखिएगा तो विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है और पर्यावरण शिक्षा भी आता है एक ही बुक में। ठीक है, और क्लास 5 के बाद ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। साइंस का अलग बुक हो जाता है, सामाजिक विज्ञान का अलग बुक हो जाता है, पर्यावरण शिक्षा का भी अलग बुक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? एक ईबीएस की अध्यापिका जो अपने ईबीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम करना पड़ सकता है। इसमें तो चुनौती का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे संस्कृति के बच्चे आए होते हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, और सबका अलग अलग संस्कृति होता है, सबका अलग अलग मातृभाषा होता है। तो इसमें चुनौती तो स्वाभाविक बात है कि टीचर को इसमें चुनौती झेलना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं ये भी हो सकता है। प्रत्येक समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली ये भी हो सकता है। कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, देखिए अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? प्राथमिक स्तर में ईबीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? ठीक है, ईबीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषा विकसित करना, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना, विद्यार्थियों को ईबीएस के प्रत्ययों को सिखाने के लिए सहायक होना, शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईबीएस सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना। क्या करने के लिए? अन्वेषण करने के लिए, खोजबीन करने के लिए। अन्वेषण मतलब क्या होता है? अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन। ठीक है, क्या होता है? खोजबीन। जीन पियाजे बोले थे कि बच्चा क्या होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो खोजबीन करता होता है। बच्चा जब खोजेगा तो ज्यादा सीखेगा, अन्वेषण करेगा, खोजबीन करेगा, तभी ज्यादा सीख पाएगा। ठीक है, तो अपने वातावरण में अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? पर्याप्त मौका देना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम, उप थीम, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए थीम हो जाएगा। क्या है? परिवार और मित्र क्या है? थीम है। ईवीएस के 6 थीम है। ठीक है, जिसमें परिवार और मित्र क्या है? थीम है। ये उप थीम नहीं है, ये क्या है? थीम है। परिवार और मित्र क्या है? थीम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। ये तो अच्छी बात है कि आप उसकी स्थानीय अनुभव को क्या कर रहे हैं? विद्यालय के अनुभवों से संबंधित कर रहे हैं। ठीक है, उससे संबंध बना रहे हैं। जो भी उसका अनुभव लेकर आया है, स्थानीय अनुभव लेकर आया है, उसको विद्यालय के अनुभव से जोड़ रहे हैं। ठीक है, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व ना दिया गया हो। देखिए, उनके अनुभवों को आप महत्व ही नहीं देना है तो ये तो होगा नहीं। प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोल रहा है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों का अनुभव का प्रयोग किया गया हो। टीचर का अनुभव का प्रयोग करके हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? ठीक है, हम बच्चों का अनुभव ना अगर संबंधित करेंगे, विद्यालय के अनुभव से संबंधित करेंगे, जोड़ेंगे, तो बच्चा सीख पाएगा। टीचर के अनुभव को विद्यालय के अनुभव से जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अनुभवों को विद्यालय के अनुभवों से क्या करें? संबंधित करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है? ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किया गया क्रियाकलाप के पश्चात प्रामाणिक और अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना। देखिए, याद दिया है तो याद तो निगेटिव वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं। क्रियाकलापों की पुनर्वृत्ति करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचार विमर्श करना। क्या हो जाएगा? विचार विमर्श करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? ईवीएस कक्षाओं में समूह गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। ठीक बात है, आप समूह में काम कीजिएगा तो सहपाठी से अधिगम होगा ही। आप अपने दोस्तों से भी सीखिएगा, कुछ वो करेगा कुछ आप करिएगा, दोनों आदमी या 2-4 दोस्त मिलकर सहपाठी अधिगम कर रहे हैं, मतलब 4-5 दोस्त मिलकर एक साथ सीख रहे हैं, तो सबका थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा तो काम जल्दी भी हो जाएगा और सब अच्छी तरह से सीख भी लेंगे। तो यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध करा दी है, बात तो सही है। गतिविधि में आप कीजिएगा तो यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान में सुधारती है। आदान प्रदान को क्या करती है? सुधारती है। यह विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। ये भी बात ठीक है। विद्यार्थियों केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। देखिए, यहाँ पे केवल आ गया, क्या आ गया? केवल। केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं, तो केवल तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों को सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है। देखिए, इसमें सहपाठी और समाज का भी अधिगम दोनों का दोनों मिल जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ सहपाठी है, यहाँ पे सिर्फ समाज है, और इस ऑप्शन में सहपाठी और समाज दोनों एक साथ ला रहा है और उसमें क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? वर्गीकरण, वर्णन, कथन, स्मरण। स्मरण देखिए याद करना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, कथन भी नहीं होगा, वर्णन भी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? वर्गीकरण। ठीक है, अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। सही बात है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का क्या करना? अवसर देना। कौन सा बच्चा है, किस संस्कृति समाज से आया हुआ है, ठीक है, ये पिछड़ा वर्ग का है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा जो बच्चा तेज ऐसा माहौल से आ रहा है जहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी उसके बाप दादा उसके परदादा जो भी हैं सभी कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों को मतलब वो भी शुरुआती दौर से ही पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ा कम भी ध्यान दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग से आया हुआ है तो सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, राष्ट्र की नीतियों का प्रस्तावनों का पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। देखिए अनुशासन बनाए रखना ये नहीं हो सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों को जानना तथा उसकी शिक्षा में उसका मार्गदर्शन करना, ये भी ठीक बात है, लेकिन बोल रहा है कि अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षकों को विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ठीक है, किस चीज को? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों एवं विषय समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। व्याख्यान एवं विचार विमर्श, मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान एवं प्रदर्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विचार विमर्श के उपरांत क्या करें? वाद विवाद कराएं। ठीक है, क्या करें? विचार विमर्श के बाद वाद विवाद कराएं बच्चों में। ठीक है, तो जो भी चुनौतियां एवं भ्रांतियां बच्चों में हो वो क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है? ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चे के विचार का अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट के द्वारा, प्रक्रिया कौशल का अवलोकन द्वारा, कागज पेंसिल टेस्ट द्वारा, उपलब्धि टेस्ट द्वारा। तो देखिए, ना ही हम उपलब्धि टेस्ट द्वारा गुणात्मक आकलन कर सकते हैं और ना ही कागज पेंसिल टेस्ट के द्वारा गुणात्मक आकलन कर सकते हैं। गुणात्मक आकलन हम बच्चों का अवलोकन रिपोर्ट के द्वारा कर सकते हैं, विचारों का अभिलेखों द्वारा कर सकते हैं और प्रक्रिया कौशल के अवलोकन द्वारा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा? ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख या एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दर मापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
रचनात्मक आकलन जो होता है वो पोर्टफोलियो के द्वारा भी हो सकता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के द्वारा, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना के द्वारा और अवलोकन एवं रिकॉर्ड के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी और डी। रचनात्मक आकलन ये जितने भी दिए हुए हैं ये सभी से सभी क्या कर सकते हैं हम लोग? रचनात्मक आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? वाई। क्या दिया है? वाई। उंगलियों तथा अंगूठों की छाप के प्रयोग से पशुओं के चित्र बनाना। ठीक है, एक्स क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार के ये तो क्रिया हो गया, चित्र बना रहा है, बनाना है, तो ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। तो देखिए वाई तो कभी क्रिया होगा ही नहीं, क्योंकि वाई में कोई काम नहीं हो रहा है, एक्स में काम हो रहा है, एक्स में चित्र का बनाने का काम हो रहा है। ठीक है, एक्स में क्या हो रहा है? चित्र बनाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्रिया है, एक्स क्रिया परक क्रिया है, एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ये तीनों है, ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला में दिया है कि एक्स क्रिया है, तो एक्स क्रिया है ही, एक्स क्रियापरक क्रिया है, एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है, वाई क्या है? संज्ञा है, वाई पाठ्य वस्तु है और वाई पाठ्य वस्तु है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। ठीक है, तो ठीक है, आज के क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जाकर जुड़ जाएं, क्योंकि मैं इन सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे शेयर करता हूँ। और जिन लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।